औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा, आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है? आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब मुझे बताइए, कल के लेक्चर से कोई सवाल? हम लोगों ने कल सबसे पहले ये पढ़ा था कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखी थी। देन वी टॉक्ड अबाउट कि जनाब इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटेड रिपोर्ट की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये कौन से फेज में आता है, कौन कौन से प्रोसीजर्स यहाँ पे लगाएगा। और उसके बाद हमने स्किप करते हुए सी पे आए थे और देखा था कि अगर मसला आ रहा है रिपोर्ट को इशू करने के बाद तो ऑडिटर क्या करेगा। अगर कोई सवाल है आपका तो पूछिए। जी, अमार का तो कोई सवाल नहीं है, बाकियों का अगर कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं जी, तलत भाई कह रहे हैं सर सब क्लियर है। मजीद कोई सवाल, कोई परेशानी? आपको फेज समझ आ गए कि फेज ए क्या है, फेज बी क्या है, फेज सी क्या है? ठीक है, फेज ए और फेज सी के प्रोसीजर समझ आ गए। अब अगर आपसे आए कि अब सवाल कर रहा है और आपको बता रहा है कि आप इस दो डेट के दरमियान खड़े हैं और रिक्वायरमेंट में वो आपसे कह रहा है बताइए ऑडिटर क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे लेगा, तो वो कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होते हैं? प्रोसीजर्स ही होते हैं। तो आपने यही बातें उठा के लिख देनी है। तो अब अगर आप लोग ये कहते हैं कि सर हमसे प्रोसीजर बनते नहीं है, तो बात गलत है। दो तरह के होते हैं प्रोसीजर्स। एक उसका जो डेली काम है, ये वो प्रोसीजर है जो कि उसने करने ही करने हैं और हमें अनफॉर्चुनेटली ये याद करने पड़ते हैं। एक वो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि वो एरिया बाय एरिया लगाता है, अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स, उसे कहते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। वो हम बनाना सीखेंगे, वहां पे मैं आपसे रटा लगाने को नहीं कहूंगा। मगर जो स्टैंडर्ड के प्रोसीजर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें बार बार लिख के इनको याद कर लेना चाहिए। ये बात समझ आई? आइए फिर शुरू करते हैं फेज बी को। फेज बी क्या थी? फेज बी वॉज के आपको फैक्ट पता चला है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, मगर इशुएंस से पहले पहले। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट से क्या मुराद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन हो चुके हैं, आपने रिपोर्ट पे साइन कर दिए। आफ्टर द डेट का मतलब है रिपोर्ट पे साइन हो चुके हैं, हो चुके हैं रिपोर्ट पे साइन, मगर अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनता को इशू नहीं की गई, यानी कि ये कंपनी के पास है, विद द कंपनी। मुझे बताइए, ये उसका एक्टिव फेज है या उसका पैसिव फेज है? जी मोइस, अब आपको बात समझ आएगी। ये एक्टिव फेज है या ये पैसिव फेज है? मेरा पहला सवाल, ये एक्टिव फेज है या ये पैसिव फेज है? ये पैसिव फेज है। तो क्या उसकी कोई जिम्मेदारी है? क्या उसकी कोई ऑब्लिगेशन है? क्या उसने सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर तफसीली काम करना है? तो नो obligations to perform any audit procedures after the date of auditor report। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है।
मैं कहता हूं उसकी कोई एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसने रिपोर्ट पर साइन कर दिए हैं, वो अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि अचानक से उसको पता चला कि कंपनी की एक बिल्डिंग जल गई है या कंपनी के एसेट्स तबाह हो गए हैं। तो वो क्या करेगा? जरा सोच सोच के बताएं, सामने छोड़ दें, जो लिखा हुआ उसको भूल जाएं, दिमाग से सोचें कि वो क्या करेगा। वो सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, उनसे पूछेगा कि भाई आप लोग इसको कैसे डील करना चाह रहे हैं। डिटरमिन करेगा खुद से कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं। पहले वो उनसे डिस्कस करेगा कि आप इसको कैसे लेके चलना चाह रहे हैं। फिर वो अपनी जजमेंट लगाता हुआ डिटरमिन करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं। क्योंकि अगर ये उन पे छोड़ देगा तो फिर तो वो हमेशा यही कहेंगे कि सर अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या करना है, उसने डिटरमिन करना है कि क्या जरूरत है। और अगर उसको लगता है कि है, फिर वो मैनेजमेंट के पास जाएगा और पूछेगा जनाब आपकी इंटेंशन क्या है, आप इसको कैसे डील करना चाहते हो। क्या ये वही बातें नहीं जो कि हमने कल यहाँ पे पढ़ी थी? यहाँ पे क्या ये सेम बातें नहीं है? ये सेम बातें हैं कि उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कोई प्रोसीजर लगाए। अगर उसको बाद में पता चला तो वो डिस्कस करेगा, डिटरमिन करेगा और फिर इंक्वायर करेगा। तो अगर यही बातें आपको रिपीट में मिल जाएं तो कितना मजा आ जाए। तो आप जरा ये पढ़ लें, इसको पढ़ लें कि अगर उसको रिपोर्ट पर साइन करने के बाद पता चला है, डेट डालने के बाद पता चला है, मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुई, तो वो डिस्कस करेगा, डिटरमिन करेगा और इंक्वायर करेगा। क्या ये बातें क्लियर है? क्या हमने कोई मुश्किल बात देखी? तो इसका मतलब क्या है, फेज बी हो या फेज सी हो, स्टार्टिंग एलिमेंट सेम है। फेज बी हो या फेज सी हो, स्टार्टिंग एलिमेंट्स सेम है। अच्छा मुझे बताइए, रिपोर्ट हमारे पास है या अवाम के पास जा चुकी है? रिपोर्ट हमारे पास है या अवाम के पास जा चुकी है? हमारे पास है। हमारे पास है, कंपनी के पास है। ठीक है जनाब, उसने कंपनी को अप्रोच किया और उनसे पूछा कि जनाब आप लोगों की क्या नियत है, उसको किस तरीके से करना चाहते हो। कंपनी वालों के दो तरह से रिप्लाई आ सकते हैं, सर हम अमेंडमेंट करेंगे, सर हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, ऐसा ही है। जब आपने डिटरमिन कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज आना चाहिए तो आप गए मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट से कहा यार तुम लोग क्या कहते हो। वो या तो हाँ कह सकते हैं या ना कह सकते हैं, कोई तीसरी बात कर सकते हैं आपसे। तो तीसरी बात अगर आपके जहन में आ रही हो हाँ या ना के अलावा, नहीं, या वो हाँ कहेंगे या वो ना कहेंगे। ठीक है, चले उन्होंने कह दिया हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। अगर एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो उसकी या तो एंट्री पास करेंगे या उसको डिस्क्लोज करेंगे।
और अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे। क्या मैंने कोई गलत बात लिखी है? क्या मैंने कोई गलत बात लिखी है? तो बीइंग एन ऑडिटर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करना चाहिए, मुझे न्यू प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। मुझे वो रिव्यू करना चाहिए, और मुझे एक नई रिपोर्ट देनी चाहिए, और मुझे एक नई रिपोर्ट देनी चाहिए। मुझे बताएं, नई रिपोर्ट क्यों दूं? एक रिपोर्ट मौजूद तो है पहले से, तो मुझे नई रिपोर्ट क्यों देनी चाहिए? क्योंकि पिछली वाली को अमेंडमेंट की जरूरत होगी, तो मैं उनको नई रिपोर्ट दूं। अच्छा मुझे बताइए, नई रिपोर्ट पे जो डेट आ रही होगी वो कब की आएगी? न्यू रिपोर्ट पे जब मैं साइन करूंगा या जब मैं डेट डालूंगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, पीछे क्या इवेंट हुआ हो जिसके बाद मैं डेट डालूंगा? कौन सी एक्टिविटी के बाद मैं अपनी रिपोर्ट पे डेट डालता हूं? जब मुझे एविडेंस मिल जाए। कौन सा एविडेंस मिल जाए? कौन सा एविडेंस मिल जाए? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, उसका क्या नाम होता है? उसका क्या नाम होता है? आखिरी एविडेंस कौन सा होता है जिसको मिलने के फौरन बाद मैं रिपोर्ट पर साइन करता हूं? जब तक वो नहीं मिलेगा मैं रिपोर्ट पर साइन नहीं करूंगा। उसे क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसे क्या कहते हैं? अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ऑथराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पे वर्ड खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा या अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा? यहां पे वर्ड खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा या अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा? अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा। तो न्यू रिपोर्ट के ऊपर जो डेट आएगी, जो रिपोर्ट पे मैं डेट डालूंगा, दैट डेट shall not be earlier than the date of amended फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस बात से किसी को कोई एतराज? इस बात से किसी को कोई एतराज? जी, किसी भाई को इस बात से कोई एतराज हो तो मुझे बताइए। मैंने मैनेजमेंट से कहा अमेंड करना है, उन्होंने कहा हाँ सर करना है। तो मैनेजमेंट ने मजीद काम किया, मैंने मजीद प्रोसीजर्स लगाए, उनके मजीद किए हुए काम को रिव्यू किया, उनके किए हुए काम को देखा, एडजस्टिंग इवेंट देखा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट देखा, और नई रिपोर्ट डाल दी। मुझे बताइए यहां तक चीजें क्लियर है? जी यहां तक ऑल डन, ऑल क्लियर, ठीक शो। क्या मुझे नई रिपोर्ट के ऊपर अदर मैटर डालने की जरूरत है या नहीं है?
क्या मुझे नई रिपोर्ट के ऊपर अदर मैटर डालने की जरूरत है या नहीं है? तो जो न्यू रिपोर्ट बनेगी, जो न्यू रिपोर्ट बनेगी उस पे एम्फोसिस भी आ सकता है, उस पे अदर मैटर भी आ सकता है। एम्फोसिस क्यों आएगा? अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किसी चीज को एम्फोसाइज करवाना हो। अदर मैटर क्यों आएगा? क्योंकि आप उसको ये बताएंगे कि हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट बनाई थी, फिर बाद में चीजें सामने आई और हमने ये रिपोर्ट दोबारा से बनाई है, तो वो जो दोबारा वाली कहानी है आप यहाँ पे बता रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई? ठीक है, अब जहां तक मैं आपको कह रहा हूं आपने सिर्फ वहीं तक पढ़ना है। ये तीन बातें पढ़ ले, ये आखिरी बात पढ़ ले, और ये दो बातें पढ़ ले। इसको नहीं पढ़ना अभी आपने। इतनी बातें पढ़े और मुझे बताइए कोई मसला? जी, इसको रीड कर रहे हैं। यहां तक अभी तक एक सवाल आया मेरे पास, कोई और सवाल? जी, सेम सवाल को एक दफा फिर से रिपीट किया गया। शाबाश। और कोई चीज अगर आपको समझ ना आ रही हो पहले एक दफा लिस्ट बना लें। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंटरनेशनल है। क्या ये हम पीएसए पढ़ते हैं या आईएसए पढ़ते हैं उसको? क्या इसको पीएसए कहते हैं या आईएसए कहते हैं? आईएसए है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग।
उन्होंने यहाँ पे काफी सेफ खेला है। सेफ इस तरीके से खेला है कि उन्होंने कहा कि भाई अमेंडमेंट तो करनी ही करनी है, उन एरियाज की करना जहां पे कोई लॉ रेगुलेशन तुम्हें रोके ना, कोई लॉ कोई रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तुम्हें मना ना करे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को रिकॉर्ड करने में। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं और आपको बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट मिलता है, आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं अमेंडमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट तैयार बैठी हुई है मगर लॉ के वकील आके खड़े हो जाए और आपको कहेंगे भाई इसके ऊपर स्टे ले लिया गया है, तो अब आप चूंकि स्टे हो गया है, स्टे ऑर्डर आ गया है कोर्ट की तरफ से, तो आप ये एंट्री या डिस्क्लोजर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने काफी सेफ खेला है कि हर मुल्क का हर लॉ हर कानून अपना अपना अलग अलग होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हर मुल्क का अलग अलग हो सकता है, तो अगर वहां पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है या लॉ वगैरह कुछ कह दे तो फिर आप मना हो जाना, अदरवाइज आप सारी चीजें कर सकते हो। दिस इज प्योर सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। कुछ भी कहीं भी अगर आपको रोक दिया जाए तो आप फिर बाज आ जाएंगे क्योंकि लॉ प्रिवेल कर जाता है। जब भी क्लैश हो बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड लॉ तो हमेशा लॉ ही माना जाता है। फिर दूसरी बात वो ये कर रहा है कि वो लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल में, वो लोग कौन से, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उनको भी अगर मना नहीं किया गया तब आप ये सारे काम करोगे। अब अगेन ये सब्जेक्टिव टर्म्स है, आपने जो चीजें याद रखनी है वो ऊपर वाली तीन बातें हैं और नीचे वाली एक बात है। ये अगर बीच वाली बात भूल भी जाए तो मसला नहीं है। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, चले ये बताइए कि आई कैब में एक सवाल आता है आपको, सवाल में वो कहता है कि जनाब एक सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो गया है, अभी रिपोर्ट इशू नहीं की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के पास ही है, आपको लगता है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट वाले कहते हैं चलो दौड़ो, हमने कोई अमेंडमेंट नहीं करनी, यानी कि ये वाला सीन आ जाए। ये तो बड़ा आइडियल केस है ना, यस वाला, कि आपको भी लगता है उनको भी लगता है, उन्होंने अपना काम किया आपने अपना काम किया, उन्होंने नई फाइनेंशियल्स बनाई आपने नई रिपोर्ट बनाई, कहानी खत्म। मसला किधर आता है, मसला यहाँ पे आता है, ये मसले वाली फिगर, ये आपको लगता है कि चेंज होनी चाहिए, उनको नहीं लगता। आप कहते हैं कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंडमेंट की जरूरत है, वो कहते हैं चलो दौड़ो, हमने कोई अमेंडमेंट नहीं करनी। मुझे बताइए ये स्कोप लिमिटेशन में आएगा या मिस स्टेटमेंट में आएगा? मिस स्टेटमेंट में आएगा, यानी कि यहाँ पे मुझे 705 में उतरना पड़ेगा, इस बात की गारंटी देते हैं? यहाँ पे मुझे 705 पे जाना चाहिए, अलाउ करते हैं मुझे? अच्छा, आपको अगर याद हो तो मैंने कल जब ये फ्लो बनाया था, अब मतलब वापस आपको फ्लो पे लेकर आता हूँ, मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ की थी। ये मैंने कहा था ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना या बनाना, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आपने वो रिपोर्ट बना के या साइन करके मैनेजमेंट के हवाले कर दी है। हो सकता है कि वो रिपोर्ट आपके पास ही हो अभी तक, आपने मैनेजमेंट को ना दी हो और बाद में कोई एरर आ जाए, सब्सिक्वेंट एरर आ जाए जो कि वो ठीक ना कर रहे हो। मुझे बताइए ज्यादा रिस्क किसमें है, रिपोर्ट दे देने के बाद या रिपोर्ट ना देने में? ज्यादा रिस्क या ज्यादा मसला कहाँ पे आएगा अगर मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रही? देने के बाद ज्यादा मसला इधर आएगा, ज्यादा इशू यहाँ पे आएगा, ऐसा ही है? यही कहना चाह रहे हैं?
क्योंकि जब तक रिपोर्ट मेरे पास होगी तब तक, जब तक रिपोर्ट मेरे पास होगी मैं उसमें अपनी पसंद से चेंज कर सकता हूँ, मैं उसको पसंद से बदल सकता हूँ। मगर एक दफा रिपोर्ट उनके हवाले कर दी फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको मजीद, इसी कॉन्सेप्ट को मजीद रिफाइन करते हैं। नो अमेंडमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है, अब अगेन ये आपको लग रहा है, आपकी जजमेंट है, आपकी जजमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट। जजमेंट किसकी है? आपकी। और आप कौन है? ऑडिटर। आप जाते हैं मैनेजमेंट के पास, उनसे कहते हैं सर अमेंडमेंट, इधर यस और नो, इधर यस और नो। यस होगा तो कहानी कहां पे आपने पढ़ी है? ऊपर। नो होगा तो मुझे ये देखना है कि भाई रिपोर्ट किसके पास है, रिपोर्ट किसके पास है? दया, रिपोर्ट ऑडिटर के पास है या उनके पास है? अगर तो रिपोर्ट मेरे पास है तो मैं अपने पसंद से चेंज कर सकता हूं, आई हैव द पावर। इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू एंटिटी, यानी कि वो मेरे पास ही है, ऑडिटर भाई जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ओपिनियन को बिफोर प्रोवाइडिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट देने से पहले, पहले तो मुझे बताइए ये टेक्निकली क्या मुझे कह रहा है कि 705 में चले जाना? क्या यही बात कर रहा है कि तुम 705 में जा सकते हो? अच्छा, रिपोर्ट मेरे पास है तो ज्यादा मसला नहीं है, मगर ज्यादा मसला कब है? जब रिपोर्ट भी उनके पास हो और वो चेंज भी ना कर रहे हो फाइनेंशियल्स को। रिपोर्ट भी उनके पास है एंड दे आर नॉट अमेंडिंग द फाइनेंशियल्स। तो अब क्या करेगा ऑडिटर? अब ऑडिटर उनको नोटिफाई करेगा, उनको नोटिस दे देगा, उनको नोटिस दे देगा कि भाई ये रिपोर्ट आप थर्ड पार्टीज को इशू नहीं कर सकते। ऑडिटर नोटिस दे देगा, डू नॉट इशू दिस रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स या जनरल पब्लिक। क्योंकि अगर आपने गलत रिपोर्ट इशू कर दी तो आपको याद होगा इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल, कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत चीजों के साथ मुंसलिक नहीं होगा, याद है? इंटेग्रिटी वाला पॉइंट याद है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत चीजों के साथ मुंसलिक नहीं होगा। तो आपने नोटिस दे देना है, नोटिस दे देना है कंपनी को कि भाई आप ये थर्ड पार्टीज को, जनरल पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को इशू नहीं करेंगे जब तक इसमें नेसेसरी अमेंडमेंट नहीं हो जाती। और अगर वो आपकी नहीं मानते और रिपोर्ट फिर भी इशू कर देते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लेंगे। दैट्स इट। ये तीन बातें पढ़े, मुझे बताइए कोई सवाल?
सर हर बार ऑडिटर को सही क्यों समझा जाता है? हो सकता है कि वो गलती पे हो। देखो, डॉक्टर और पेशेंट, पेशेंट डॉक्टर को जितना मर्जी बुरा भला कह दे, एट द एंड डोमिनेटिंग पार्टी कौन सी होती है? डॉक्टर की। डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को गाइड करता है कि भाई तुमने ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है, ये दवाई नहीं खाओगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, इतनी एक्सरसाइज करोगे तो तुम बच सकते हो। और पेशेंट अपनी मन मर्जियां करता रहे, तो एट द एंड नुकसान किसका होगा? पेशेंट का या उसके घर वालों का। तो ये स्टैंडर्ड्स जब भी बनाए जाते हैं, ये एक बंदे को या एक डिपार्टमेंट को फोकस करके बनाए जाते हैं कि भाई इसके मुताबिक के सारे रूल सेट हो गए हैं, इसी के मुताबिक चलना है, इसी को फॉलो करना है। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी बातें मानी जाती हैं, और अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो फिर आप लीगल कार्रवाइयां ले सकते हैं। जैन बात समझ आई? हाँ जी, इन तीन बातों में कोई सवाल अगर है तो बताइए, अदरवाइज हम इस टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट देखें। डन हो गया? कोई सवाल अगर है तो फौरन से क्यों लिख दें, फिर मैं रुक जाऊंगा। मैं 5 तक गिन रहा हूँ, जिसने क्यों लिखना है वो क्यों लिख दे, अगर कोई सवाल है तो। 5, 4, 3, 2, 1, डन। कोई सवाल नहीं आया। अब जरा आपका एक बना बनाया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। तैयार है? चलो भाई, मैनेजमेंट मान गई थी अमेंडमेंट करने को, यही है ना? मैनेजमेंट अमेंड कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने क्या किया था? आपने मजीद काम किया था, उनसे मजीद काम करवाया था, उनके काम को चेक किया था, नई रिपोर्ट बनाई थी और नई डेट डाल दी थी। ऐसा ही हुआ था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नई रिपोर्ट ही बनाई जाए। ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरा अंडरस्टैंड करना है तसल्ली के साथ। ये जरूरी नहीं है कि न्यू रिपोर्ट ही बनाई जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप एग्जिस्टिंग रिपोर्ट के अंदर, एग्जिस्टिंग रिपोर्ट के अंदर दो डेट्स डाल सकते हैं। दो डेट्स आ सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हर दफा ही नई रिपोर्ट बनाई जाए। आप एक ही रिपोर्ट के अंदर दो डेट्स ऐड कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं डुअल डेटिंग। डुअल डेटिंग। एक रिपोर्ट में दो तारीखें। एक वो डेट आएगी जो कि तमाम फाइनेंशियल्स को बता रही होगी कि ये यहां तक सही बनेंगे, जो पहले से एक डेट आ रही थी वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक अगर रिपोर्ट है मेरे पास, तो मैंने रिपोर्ट पे डेट डाली हुई है, लेट सपोज 29 सितंबर की, ये डेट आ रही है। 10 अक्टूबर को एक इवेंट मेरे सामने आया,
सब्सिक्वेंट इवेंट मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, वो एग्री थे। मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, और सब्सिक्वेंट इवेंट जो 10 तारीख को मेरे सामने आया था, हमने उस पे 4 दिन काम किया, 14 अक्टूबर तक काम किया, और 15 अक्टूबर को मैनेजमेंट ने मुझे अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए। तो मैं क्या कर सकता हूं अपनी एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट में कि 29 सितंबर एक डेट तो आ ही रही है, मैं एक जुमला लिख दूंगा जैसे नीचे लिखा हुआ है कि अक्टूबर 16 2021, सॉरी, सितंबर 29 2021, ये वाली डेट आ गई, एक्सेप्ट टू नोट नंबर 35.4 या कोई भी, जहां पे वो सब्सिक्वेंट इवेंट को अमेंड किया उन्होंने, इस नोट की सिर्फ जो डेट है वो है 16 अक्टूबर 2021। ये बात समझ आई? इसे कहते हैं डुअल डेटिंग। एक रिपोर्ट में दो डेट्स, एक वो डेट जो कि पूरी फाइनेंशियल्स के लिए है, और एक वो डेट जो कि सिर्फ स्पेसिफिक उस अमेंडेड नोट के लिए। दूसरी वाली डेट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सोनली उस सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए। इस चीज को डाइजेस्ट करें और मुझे बताइए कोई सवाल। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अब आप ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इसको लिखना कैसे है? लिखना इसको ऐसे है। ये याद रखना है कि ये एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को मैं अमेंड कर रहा हूं, मैं नई रिपोर्ट नहीं बना रहा। जब मैंने एग्जिस्टिंग रिपोर्ट पे एक और डेट डाल दी है, अब ये रिपोर्ट मेरी अमेंड हो गई है, तो इसीलिए ये अमेंडेड रिपोर्ट है, न्यू रिपोर्ट नहीं है। एक ऑप्शन ये है कि मैं नई रिपोर्ट बनाऊं, उस पे 29 की जगह पे लिख दूं 16। एक ऑप्शन ये है कि 29 की जगह रहने दूं और अलग से लिख दूं कि इस स्पेसिफिक नोट के लिए ये स्पेसिफिक डेट है। ये कॉन्सेप्ट आज से कुछ साल क्या, एक साल पहले तक नहीं था। आई कैप ने साल पहले इसको सिलेबस का पार्ट बनाया, वरना उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था कैफ लेवल पे। मगर आई कैप ने बच्चों को मजीद तकलीफ दी है। ये नोट नंबर 35.4 भी हो सकता है, 37.1 भी हो सकता है, 26.9 भी हो सकता है, 19.8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां पे आपने रेलिवेंट फाइनेंशियल्स में अमेंडमेंट किए, ये उसका रेफरेंस है। जैसे नहीं देते थे एम्फोसिस के अंदर रेफरेंस, तो ये वो नोट नंबर को याद नहीं करना। नोट नंबर तो जस्ट एक फिगर है, ये कुछ भी हो सकती है। ये स्पेसिफिक वो पैरा होगा जहां पे अमेंडमेंट वाली बात की जा रही होगी या जहां पे नई बात की जा रही होगी।
जी, अगर आप लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं एम्फोसिस के साथ या अदर मैटर के साथ, तो वो अपनी जगह पे एज इट इज वैलिड है, वो अपनी जगह पे आएंगे। डुअल डेटिंग का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम एम्फोसिस या अदर मैटर को खत्म कर रहे हैं। हम डेट में एक एक्स्ट्रा डेट ऐड कर रहे हैं। एम्फोसिस अपनी मुनासबत से आ सकता है, अदर मैटर अपनी मुनासबत से आ सकता है। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम डेट में एक एक्स्ट्रा डेट ऐड कर रहे हैं और सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस स्पेसिफिक नोट के लिए ये स्पेसिफिक डेट है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि उस डेट के लिए तमाम कामों को दोबारा से किया गया है। क्योंकि अगर मैं नई रिपोर्ट बनाऊं ना, जरा सोचें, अगर मैं नई रिपोर्ट बना रहा हूं और उस रिपोर्ट पे डेट डाल रहा हूं 16 तारीख, तो क्या यूजर्स ये सोचेंगे नहीं कि इसका मतलब ये है कि इसने 15 तारीख तक की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैटर किया हुआ है? जो कि असल में ऐसा नहीं है, असल में तो 28 तक थी। सिर्फ उस नोट को ऐड करने की वजह से मुझे काम मजीद करना पड़ा। तो स्टैंडर्ड्स को लगता है कि यूजर मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए, मिसलीड ना हो जाए, तो आप दो डेट्स डाल लें, एक वो डेट जो कि पूरी फाइनेंशियल्स के लिए हो, और एक वो डेट जो कि स्पेसिफिक एक या दो पॉइंट्स के लिए हो, ताकि यूजर को ये ना लगे कि जो बड़ी वाली डेट है, जो बाद में आने वाली डेट है, वो पूरी फाइनेंशियल्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑडिटर ने उस तारीख तक काम किया, जो कि टेक्निकली गलत है। ऑडिटर ने कहां तक काम किया हुआ है? 28 सितंबर तक। सिर्फ एक नोट के लिए उसने 2 हफ्ते मजीद काम किया। ये बात समझ आती है? जी, एक सवाल है कि सर जी, अगर पहले 700 वाली रिपोर्ट थी और बाद में चेंज आई और बाद में अमेंडमेंट की वजह से डबल डेट आएगी, तो फिर अमेंडमेंट में कोई ऐसा मैटर हुआ कि यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो? तो जी बिल्कुल। मैं रिपीट करता हूं, मैंने पहले भी यही अर्ज किया है, डुअल डेटिंग का, ये नोट कर लो, बेशक लिख लो, डुअल डेटिंग का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप एम्फोसिस को या अदर मैटर को इग्नोर कर रहे हो या उसका सब्स्टिट्यूट है, ऐसा नहीं है। एम्फोसिस, अदर मैटर अपनी जगह पे इक्वली वैलिड है, वो आएगा, उन्होंने आना ही है। डुअल डेटिंग से सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी बताने की कोशिश करते हो कि इस डेट तक मेरी जिम्मेदारी इतनी थी और इस डेट तक मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एक्स्ट्रा इस स्पेसिफिक नोट के लिए हुई है, बाकी कुछ नहीं है। अब अगर मैं आपको एक चीज याद करवाऊं, हम लोगों ने एक लफ्ज कैरी फॉरवर्ड किया था 706 के अंदर। अब ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़े, ये वाली। 706 करते करते मैंने ये बात कैरी फॉरवर्ड करवाई थी। जी मोइस, ऐसे ही है। ये लाइन पढ़ो और मुझे बताइए 706 में ये लाइन किसके लिए थी?
ये लाइन अप क्लियर हो गई, ये वाली। यस, कहा था उस वक्त कैरी फॉरवर्ड कर लें, और अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। डन हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब जो चीज आपको दिखानी है वो ये मैप है। भाई मैनेजमेंट अगर एग्री कर ले, मैनेजमेंट एग्री हो जाए, तो देखना है कि क्या उन्होंने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है या प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया। अगर तो उन्होंने एग्री करने के बाद प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर दी है, तो मुझे हाईलाइट करने की जरूरत है तो 706, हाईलाइट नहीं करना तो सिर्फ 700। मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया, मटेरियल है तो 705, परवेसिव है तो 705, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियलिटी। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज ही नहीं किया, एडजस्ट ही नहीं किया, मटेरियल है तो 705, एडवर्स है तो 705। इसमें तो कोई मसला नहीं है अब, इस 705 की लिंकिंग में तो अब कोई मसला नहीं है। अब ये तो आप ख्वाब में भी कर लेंगे, अब ये तो आपको रट चुकी है। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब इस सवालों को एग्जाम में किस तरह सॉल्व करना है ये सुन लें, और इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगी प्रैक्टिस की। यानी कि 560 के जो पास पेपर्स हैं वो हम वीडियो फॉर्म में कवर करेंगे, तो इस क्लास के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तुम्हारा 560 आज ही एंड हो जाएगा। स्टेप सुन लें। सबसे पहले आईक्यू के हर सवाल में आपने सब्सिक्वेंट इवेंट देखना है कि आप किस रेलिवेंट फेज में खड़े हुए हैं। आप फेज ए में हैं, फेज बी में हैं, या फेज सी में हैं। और ये चीज याद रखनी है कि ये फेज ए बी सी आपने अपने रेफरेंस के लिए यूज करने हैं, एग्जाम में नहीं लिखना। ये स्टैंडर्ड के वर्डिंग नहीं है, ये मैंने आपको आपका रेफरेंस पॉइंट दिया है। आप क्या बताएंगे कि हम बिटवीन द डेट ऑफ ये और ये खड़े हुए हैं, या हम आफ्टर द डेट ऑफ इशुएंस खड़े हुए हैं। तो वो रेलिवेंट फेज आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर उस सिचुएशन को बताना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। फिर IS 10 के मुताबिक उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी है, अगर वो एडजस्टिंग है या नहीं। फिर ऑडिटर के क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, ऑडिटर्स का प्रोसीजर बताना है, और एंड के ऊपर रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस आपने बतानी है। तो ये 4 स्टेप्स के अंदर आपने 560 के सवालों को देखना है। मैं क्लियर? रेलिवेंट फेज बता दें, उस फेज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटियां बता दें, IS 10 के मुताबिक बताना है कि क्या ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग है तो एंटिटी ने एंट्री रिकॉर्ड की है या नहीं की, और अगर डिस्क्लोज करना था तो क्या किया है या नहीं किया। फिर ऑडिटर के अपने प्रोसीजर जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, स्टैंडर्ड वाले प्रोसीजर, और एंड के ऊपर रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस ये कहाँ से आएंगी, ये जब आप उसको लिंक कर देंगे 705 के साथ। ये चारों स्टेप क्लियर हो गए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है भाई, 560 हमारा एंड होता है, और 560 का प्रैक्टिस मटेरियल अभी क्लास के बाद इसी क्लास के साथ आपको मिल जाएगा, वो आप लोगों ने देखना है। कल हम लोग शुरू करेंगे 580 और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपका जो मिड होगा उसके बारे में मैं एक चीज रीथिंक कर रहा हूं, जो कि आपके बेनिफिट के लिए ही है, तो वो मैं आपको 1 या 2 दिन में बता दूंगा, बट आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जी भाई, बुक में अवेलेबल है 9th एडिशन, ये सारी चीजें मैंने किताब से ही निकाली हुई है। ठीक हो गया। मिड के ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन है, वो मैं ग्रुप में आपसे करूंगा आज रात में इंशाल्लाह।
मैं कुछ टाइम आपको एक्सटेंड देना चाह रहा हूँ कि आप मिड अच्छे से तैयार भी कर लो और हमारा सिलेबस भी तब तक कंप्लीट हो जाए। डन। चलो जी, अल्लाह हाफिज।